किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में जिंक खाद का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मेरा अनुभव क्या है, अन्य किसान साथियों को कैसे करना चाहिए, कैसे आप लागत में कमी लाके जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत ही सही और सटीक जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी किसान साथियों को देने वाले हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों अवश्य देखिएगा। अगर आप भी धान में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए, और साथ में लागत में कमी लाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिंक के बारे में। आप किसान साथियों, जिंक वैसे तो बहुत तरह से आती है। जिंक सल्फेट आता है, चिलेटेड जिंक आती है, आजकल नई नई जिंक भी आने लगी है, लेकिन हम दो जिंक के ऊपर ही चलेंगे। एक तो जिंक सल्फेट जो आता है, जो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला, एक आता है जिंक सल्फेट 21% वाला, और एक जिंक जो चिलेटेड जिंक आती है 12% वाली। इन तीन जिंक के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बाकी किसी अन्य जिंक के बारे में हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तो हम अगर जानें कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं जिंक का, तो हम जिंक का इस्तेमाल सामान्यतया दो तरह से कर सकते हैं। जिंक सल्फेट या फिर जिंक का इस्तेमाल दो तरह से कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है जो हम अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं ज़्यादातर किसान साथी, या फिर मान के चलिए 90-95% के आसपास किसान साथी, कि जिंक का इस्तेमाल जैसे हम अन्य खादों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं मिट्टी में, उसी तरह से हम जिंक का भी इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ मिला के करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी होता है, स्प्रे विधि से प्रयोग करने वाला तरीका। दोनों तरीके आपको बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कौन सा आपके लिए सस्ता साबित हो सकता है। तो सबसे पहले बात मिट्टी में डालने की ही करते हैं। तो ज़मीन में जिंक आपको अगर डालना है तो 33% वाला जिंक सल्फेट 5 किलो से 7 किलो, या 21% वाला जिंक सल्फेट 8 किलो से 10 किलो मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, यह समय बहुत निर्भर करता है कि कितना आपके खेत में जिंक लगने वाला है। अब अमूमन हम क्या करते हैं कि रोपाई के समय हम डीएपी डालते हैं। डीएपी नहीं भी डालते हैं तो हम एसएसपी या फिर एनपीके डालते हैं। 12-32-16 एनपीके हो गया, 10-26-26, 14-35-14, बहुत तरह के एनपीके आते हैं, 20-20-0-13। तो कोई भी एनपीके हो, अमूमन उसमें फास्फोरस तत्व तो पाया ही जाता है। फास्फोरस वाली खाद हम रोपाई के समय डालते हैं, और हमें डालना ही भी चाहिए, क्योंकि हमारे पौधे की जड़ों का विकास जब तक अच्छे से नहीं होगा तब तक कुछ भी चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो जब हम फास्फोरस वाली खाद डालते हैं तो फास्फोरस और जिंक आप एक हिसाब से समझ सकते हैं कि आपस में बनता नहीं है, दुश्मनी है। अगर आप इन दोनों चीज़ों का एक साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें रिएक्शन करती हैं, जिससे इन दोनों के मिलाप से एक नया तत्व बन जाता है, जिंक फास्फेट। ये तत्व अघुलनशील होता है। अघुलनशील का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि ये आपकी मिट्टी में मौजूद रहेगा, लेकिन आपके पौधे इसको अपने भोजन के रूप में ले नहीं पाएंगे। आप समझ सकते हैं जैसे कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ दिखावटी चीज़ें आपने देखा होगा, कुछ आर्टिफिशियल फल होते हैं, सिर्फ आप देख सकते हैं लेकिन उसको खा नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपकी मिट्टी में मौजूद रहेगा, लेकिन पौधे इसको ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर रिएक्शन करती हैं। तो हमें रोपाई के समय जिंक नहीं डालना चाहिए, कम से कम 18-20 दिन के बाद प्रयोग करना चाहिए। तो धान की रोपाई की 18 से 20 दिन के बाद आप जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है स्प्रे विधि से प्रयोग करना। उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होता, बस ध्यान यही रखना है कि उसके साथ भी आपको जो है फास्फोरस वाली कोई मिश्रण मिला के स्प्रे ना करें। तो 33% वाला अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 700 से 750 ग्राम मात्रा। अगर आप 21% वाला जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहते हैं तो लगभग 1 किलो मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप 12% वाला चिलेटेड वाला जिंक भी यूज कर सकते हैं। उसको आप किसी भी खाद के साथ यूज कर सकते हैं। आप एनपीके के साथ भी डाल सकते हैं जिसमें फास्फोरस उपलब्ध हो, लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि अलग अलग घोल बनाना है। लंबे समय तक आप फास्फोरस के साथ चिलेटेड जिंक भी मिला के नहीं रख सकते हैं। तो ये तो बात होगी स्प्रे वाली, मैंने मात्रा आपको बता दिया। अगर आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो साथ में 1, 2 या 3 किलो दानेदार यूरिया या फिर बुझे हुए चूने का पानी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जो आप स्प्रे विधि से, मान लीजिए आपने 33% वाला जिंक स्प्रे विधि से डाला, तो जो हम ज़मीन में मात्रा डालते हैं काफ़ी ज़्यादा लगता है, 5 से 7 किलो, और स्प्रे विधि से अगर आप डालेंगे तो मात्रा मुश्किल से 700 या 750 ग्राम लगने वाली है। जबकि स्प्रे विधि से अगर आप डालते हैं जिंक तो आपको 2 या 3 बार स्प्रे करना पड़ेगा। तो 2-3 बार का भी अगर हम जोड़ लें तो जो मात्रा है वो भी तब भी कुल मिला
के मुश्किल से 7 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 लगभग आपका 2.5 किलो के आसपास इससे कम मात्रा पड़ने वाला है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आप स्प्रे ब्लिच से जिंक का इस्तेमाल करते हैं आपको लाभ ज़्यादा मिलता है, आपकी मात्रा ज़्यादा बेकार नहीं जाती है, पत्तियों के ऊपर छिड़काव आपको करना होता है और इससे मुनाफा मतलब इससे आपके पौधे में अच्छे से ये काम भी कर पाता है। मिट्टी में अगर आप जिंक डालते हैं, कोई भी आप ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, इसका ज़्यादा उपयोग पौधे कर ही नहीं पाते हैं, मिट्टी में ही पड़ा पड़ा ये ख़राब हो जाता है। तो बस आपको तय करना है कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है। अमूमन 2 बार आपको जिंक का स्प्रे ब्लिच से प्रयोग करना पड़ेगा। पहली बार आप 20-25 दिन पर डाल दीजिए, दोबारा से फिर से 15-20 दिन के बाद आप स्प्रे करेंगे तो भी वही काम करेगा जो मिट्टी वाला काम करने वाला है। बल्कि स्प्रे ब्लिच से जो जिंक आप डालेंगे, अगर आप चिलेटेड वाला डालते हैं तो काफ़ी बेहतर काम करता है वो जिंक अन्य जिंकों की तुलना में। तो बस मेरा मकसद यही था कि आपको समय रहते इसके बारे में जानकारी दे दिया जाए कि कैसे आपको जिंक का इस्तेमाल करना है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप डालना चाहें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।